दोस्तों, जब कोई औरत जानबूझकर अपने घर की दहलीज संस्कारों के विरुद्ध होकर और नागती है और ऐसा कर्म करती है जिसकी वजह से उसका घर परिवार पूरी तरह से तहस-नहस होने के कगार पर पहुंचता है, उसके बाद जो हश्र होता है उसका कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, ना अपने ससुराल की होती, ना अपने मायके की होती है सिर्फ 3 आदमियों की, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग खुद हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में ही महानगर पड़ता है, अब कानपुर, और उसी में ही एक गोविंदपुरी अब जाना माना स्टेशन पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 26 जनवरी का ही। अब सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता गोविंदपुरी के ही अब प्लेटफार्म नंबर 2 से काफ़ी यात्री जो होते हैं अपने घर के लिए मौके पर निकलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही निकलते अब रेलवे ट्रैक के करीब पहुंचते हैं, तो उन्हीं में से एक यात्री की जो नज़र होता है, जिसका नाम राम किशोर होता है, वो अपनी नज़र एक झाड़ी के ऊपर टिका बैठता है और उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ से निकलती है। लोग उसकी आवाज़ को सुनकर उसी समय चौंक जाते हैं। अब कारण जानने के लिए अब उसी के पास आते हैं, और वह जैसे ही कारण जानने की कोशिश करते हैं तो वह जो होता है कहने लग जाता है हाथों के इशारे से, और समझ जाते हैं। और जैसे ही सबकी नज़र झाड़ी में जाता देखते हैं कि वहाँ जो युवती होती है पूरी तरह से एक मृत अवस्था में अब पड़ी होती है। उस युवती की डेड बॉडी को देखकर वहाँ लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। लोग एक दूसरे से बात करना भी शुरू कर देते हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं अपने हिसाब से। कुछ लोग अंदाज़ा लगा कर यही कहते हैं कि बस करो, इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है, या तो लड़की यात्री बन कर आई होगी, उसके साथ चोरों ने लूट के अंजाम के बाद अपना रहस्य छुपाने के लिए इस युवती की बेरहम तरीके से हत्या की होगी, या तो भाई कोई व्यक्ति ट्रेन से धक्का देकर इस औरत को मौत की नींद सुला दिया होगा। काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच इसकी जो जानकारी होता है अब जीआरपी टीम को लग जाता है, और टीम जब खबर पाती उसी वक्त पहुंचती है अपने दलबल टीम के साथ, और वहीं जैसे युवती को देखती तुरंत उसी समय वह भी काफ़ी सोचकर हैरान में पड़ जाती है। और उसी उसकी जो सूचना होता है अब जाकर जीआरपी के चौकी प्रभारी अब जितेंद्र कुमार सिंह को लग जाता है। वह भी जब खबर पाते हैं दलबल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी भीड़ में वह भी शामिल हो जाते हैं और भीड़ को अलग करते हैं और भीड़ के अंदर जाते हैं। और युवती के बॉडी के जब करीब पहुँचते, बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं, तो पता चलता है कि वह जो युवती होती है काली कमीज पहनी होती है और एक टी-शर्ट पहनी होती है, और साथ में काली कोटी का कपड़े पहनी होती है, और उसी के बगल एक शॉल पड़ा होता है, और उसके गले में दुपट्टा लटका हुआ था है। पुलिस टीम समझ जाती कि बस करो, इसी दुपट्टे की मदद से इस युवती की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी उसकी जो सूचना होता है फॉरेंसिक टीम और साथ में डॉक्टर टीमों को भेजवा देती है, और वहाँ खबर पाने के बाद पूरी तरह से काफ़ी लोग सतर्क हो जाते हैं, और चंद मिनट के अंदर फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच जाती है। अपने हिसाब से फॉरेंसिक टीम वहां जब निरीक्षण करना शुरू कर देती है, काफ़ी जो सबूत होते हैं अपने हिसाब से पुलिस की टीम इकट्ठा कर लेती है। तभी महिला सिपाही कर्मी होते हैं। बॉडी को करीब से जाने के बाद अब बॉडी का तौर तरीके से वहीं निरीक्षण करने जब शुरू कर देखते दाहिने हाथ पे जो होता है एक मोबाइल नंबर अब गुदा होता है, और एक इसके पेन से गुदा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, यह मोबाइल नंबर जो होता है हमें इस युवती की शिनाख्त करने में काफ़ी सहयोग साबित हो पाएगा। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े जितने व्यक्ति होते हैं उस महिला का शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यात्री जो होता है लगभग सैकड़ों होते हैं वह शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस जो महिला है इस इलाके को तो नहीं है, बल्कि यह यात्री होगी या कहीं बाहर से आई हुई होगी। लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ थाना प्रभारी अब त्रिपुरारी पांडे आ जाते हैं, और जब पहुँचते हैं पहुँचने के बाद जब अपने हिसाब से वह भी निरीक्षण करते हैं, उनको वह मोबाइल नंबर दिया जाता है, और मोबाइल नंबर लेने के बाद तुरंत जो था उसी मोबाइल पर अब कॉल कर देते हैं। दूसरी तरफ से फ़ोन को तुरंत रिसीव कर लिया जाता है,
तो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तो इधर त्रिपुरारी पांडे साहब कहने लग जाते हैं कि हम जो होता है शिवपुरी के ही रेलवे स्टेशन के पास जो ट्रैक है वहीं से बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति का आवाज़ आता है कि साहब हम जानना चाहते हैं कि आप जो होता है क्या कारण फ़ोन करे हैं। और दूसरी तरफ से इधर थाना प्रभारी यही कहते हैं कि आप एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि साहब हम अजय गुप्ता बोल रहे हैं। साहब यह जो नंबर होता है, यह नंबर जो होता है हमारे अपने बेटे इधर शिवम गुप्ता का है और हम बस्ता के गल्ला मंडी के ही रहने वाले हैं। और पुलिस की टीम जैसे ही अब इधर जो होता है खुद अजय गुप्ता के मुंह से आप बात सुनते उसी समय कहने लग जाती है कि हमें जो होता है शिवपुरी के पास जो रेलवे ट्रैक है वहीं पर एक युवती की बॉडी मिली हुई है और हम चाहते हैं कि आप आएँ उस युवती का शिनाख्त करें और आपका बेटा जो होता है अब इधर शिवम कहाँ है। यह बात सुनने के बाद दूसरी तरफ अजय हलबला जाते, पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो, इनके मन में कुछ अब जो होता है अनहोनी वाली बात गूंज रही है। और वहीं थाना प्रभारी यही कहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। अजय गुप्ता सत्वाना देते हैं और लगभग आधे घंटे के अंदर जो होता है सही में शिवपुरी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास पहुँचते हैं और डेड बॉडी के करीब जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है अब इधर अजय गुप्ता को वही डेड बॉडी दिखाती है, लेकिन जैसे डेड बॉडी अजय गुप्ता देखते उसी समय कहने लग जाते कि साहब यह युवती तो हमारे घर लगभग अभी इसी महीने और 22 जनवरी को ही हमारे अपने करीबी बेटर शिवपूजन के साथ आई हुई थी और शिवपूजन हमसे यही कहता है कि हम इस लड़की को लाए हुए हैं और प्रेम प्रसंग के साथ शादी करके लाए हुए हैं और हमें कमरा चाहिए। साहब हम उसे अपने ही होटल का बेटर नाते जो होता है अब ठीक अपने ही एक रिश्तेदार होते हैं जो योगेंद्र बिहार के रहने वाले होते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। साहब 2 कमरा होता है और इधर शिवपूजन और उसकी प्रेमिका जो होती है हमें नहीं पता उसका क्या नाम होता है और रहने वाली कहाँ का है और हम उसको जाकर साहब वहीं कमरा दिलवा देते हैं। लेकिन साहब अभी 2 दिन पहले जो था हमें खबर मिली और इधर शिवपूजन और साथ में इस युवती के बीच ना जाने किस बात को लेकर झगड़े तकरार हुए हैं। अपने बेटे उधर शिवम को भेजते हैं और कमरा साहब खाली करवा देते हैं। पुलिस की टीम करने लग जाती एक बार हमें आप जो होता है शिव पूजन का ही अता पता बतला दीजिए। अब इधर जो होता है अता पता बतलाने से मौके पर अब इनकार कर जाते हैं। पुलिस की जो एक टीम होती है उसी वक्त अब एक टीम को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है इस घटना के बारे में जाँच पड़ताल करने सबसे पहले वहीं पर उस युवती की बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब इधर अजय गुप्ता को थाने ले जाती है और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और एक टीम गठित करती है। काफ़ी बड़े अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं उसी समय अब सबसे पहले योगेंद्र बिहार पहुंचते हैं जहां पर शिवपूजन जो होता है अब इधर इस युवती को लेकर अपने साथ लगभग कुछ दिन रहा हुआ था। और पुलिस की टीम जैसे योगेंद्र बिहार पहुंचती है तो पता चलता है उसके जो कमरा होता है अब वह तो खाली पड़ा होता है क्योंकि इधर अजय गुप्ता के द्वारा जानकारी मिल गया होता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पड़ोसियों से पूछताछ करती है और लेकिन जब पड़ोसी से पूछताछ किया पड़ोसी ये कहने लग जाते कि साहब अभी 1 हफ्ते हुए हैं इधर जो होता है यह युवती यहाँ पर तो आई हुई थी और वह युवक होता है उसका नाम होता है साहब शिवपूजन। लेकिन वह बार बार जो होता है 2 व्यक्ति उसके पास आते जाते थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति को वह मामा कहा करती थी। पुलिस की टीम चौंक जाती, बस करो वह जो युवती है उस युवती के साथ तीनों ने मिलकर कुछ ना कुछ बड़ा ही अपराध तौर तरीके से किया है और बॉडी ले जाकर ठीक जो होता है गोविंदपुरी के उसी रेलवे ट्रैक पर अब डंप कर दिया है। पुलिस की टीम जो होती अब यह जानने के लिए दोबारा जो होता है अजय गुप्ता से संपर्क करती है। वह पूछती कि आखिर आप हमें उसके बारे में छोटी मोटी रहस्य तो बता ही सकते हैं। अब इधर अजय गुप्ता कहने लग जाते कि साहब असल में हमें यही पता चलता है दूर दराज से कि शिवपूजन जो होता है उत्तर प्रदेश का ही अब जाना माना जिला पड़ता है बांदा और उसी का ही एक गिरवा थाना पड़ता है और उसी का ही महुआ एक तारा गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है अब इधर शिवपूजन। और पुलिस की टीम जैसे इधर जाकर अजय गुप्ता के द्वारा जानकारी पाती है तो उसी वक्त जो था उसके मोबाइल नंबर पर अब जो था संपर्क करती है, लेकिन उसका मोबाइल जो था बंद बता देता है। पुलिस की टीम उसके मोबाइल नंबर को उसी वक्त सर्विलांस पे लगा देती है और सर्विलांस के जरिए पता चलता है कि उसका मूल जो निवास है ठीक महुआ तारा ही है। और पुलिस की जो टीम होती है ये और एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब महुआ तारा पहुँच जाती है। और जब महुआ तारा पहुँचती है तो शिवपूजन के बारे में पूछताछ किया जाता है। पता चलता है शिवपूजन के साथ जो होता है उसके अपने 3 और करीबी दोस्त हैं
जिसका नाम महेश होता है और एक का नाम होता है बांका और दूसरे का नाम होता है हरिया। और एक युवती होती है जिसका नाम इधर अंजलि उर्फ ममता होता है। वह भी इस गांव से काफ़ी दिन से लापता है और पुलिस का जो शंका होता है जाकर सीधा का सीधा अब उस अज्ञात डेड बॉडी पर टिक जाता है। हो सकता वह ममता हो, इसीलिए पुलिस जो टीम होती है ममता के बारे में जानकारी लेते पता चलता ममता जो होती है ठीक है इसी गांव के रहने वाले भगवान दास की बेटी है। और पुलिस की जो टीम होती है और गांव में घुसती है और भगवान दास से संपर्क करती है, उनसे कुछ पूछताछ करती है। जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता उनकी जो बेटी होती है शादीशुदा होकर भी ना जाने वह कहाँ गायब हो चुकी है। और पुलिस के मन में शंका बैठ जाता है। उसी शंकावास पुलिस की जो टीम होती है एक फ़ोटो निकालती है और निकालने के बाद भगवान दास के सामने रख देती है। और भगवान दास जैसे देखते उसी वक्त अपनी बेटी अंजलि का नाम लेकर दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है बस करो अज्ञात डेड बॉडी जो होता है ठीक अंजलि का ही होगा। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है भगवान दास से वहीं कुछ अहम जानकारी लेती है और उन्हीं से पूछताछ करती है। और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि ठीक जो होता है बांका होता है उनकी बेटी को बहला फुसला कर घर से निवाला बना चुका है। यह बात जैसे पुलिस की टीम खुद जाकर भगवान दास उसी समय कहने लग जाती कि तुम्हारी बेटी जो होता है बांका के साथ नहीं देखी गई है बल्कि शिव पूजन के साथ देखी गई है और वह किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को मामा कहा करती थी। और पुलिस की टीम के जवाब किया जब सुनने के बाद उसी समय जो होता है अब भगवान दास कहने लग जाते कि साहब सुरेश कोई और नहीं है बल्कि हमारे पड़ोसी गाँव का रहने वाला है। उसको हमारे गाँव के जो लड़के होते हैं सुरेश मामा कहकर अब बुलाया करते थे। और इधर जो होता है हमारे ही गांव का रहने वाला होता है हरिया भी हमारे ही बेटी के साथ उसका काफ़ी करीबी था, इसकी जानकारी हमें थी। और उसी वक्त पुलिस की टीम जब बांका का नाम सुनती है सुनने के बाद पुलिस की टीम सारे माजरे को समझ जाती है। और उसी समय जो होता है सबसे पहले पुलिस की टीम तलाशी करने की जो हक होती है शिव पूजन के ऊपर लगा बैठती है और पुलिस की टीम सर्विलांस की टीम के ऊपर दबाव मारती है और अपने हिसाब से शिव पूजन की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया जाता है। मुखबिर लग जाते हैं शिव पूजन की तलाशी करने के लिए। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है और पुलिस की टीम का जो मेहनत होता है बड़ी जल्दी अब रंग भी लाता है। और पुलिस की टीम जो होती है अब यहाँ पता पाती है कि शिवपूजन जो होता है अजय गुप्ता के पास पहुँचा हुआ था कि हमें कहीं काम चाहिए। तो अजय गुप्ता जो होते शिवपूजन से यही बात छेड़े हुए थे तुम्हें जो होता काम हम नाम निहोर के होटल में दिला देंगे, उनसे बात करवा देंगे। और पुलिस की टीम को उसी वक्त ध्यान आ जाता है और तभी पता चलता कि शिवपूजन का जो मोबाइल होता है अचानक एक्टिवेट हो चुका है। और पुलिस की टीम अब जो होता चालाकी भरे एक रहस्य के तरीके से उसे संपर्क करने लग जाते हैं कि हम जो होता राम निहोर बोल रहे हैं, हमें पता है कि तुम जो होता है अजय गुप्ता से बात किए हो और तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो होता है यह बात शिवपूजन सुनता है, उसके जरूर मुस्कुराहट आ जाती है और वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो होता है उससे बात कर रहे होते हैं, कहने लग जाते हैं कि तुम्हें जो होता है इसी वक्त अब कानपुर आना पड़ेगा, तुम हमसे वहाँ संपर्क करो। और शिवपूजन दूसरी तरफ जैसे ही पता पाता है उसी समय जो होता है अपने दो दोस्त हरिया और साथ में सुरेश से भी संपर्क कर लेता है। और जैसे सुरेश संपर्क करता है दोनों को वादा करता है कि दोनों तुम इसी वक्त जो होता है अब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचो। और वह बात मान लेते हैं। और जैसे ही ठीक है अब इधर 31 जनवरी का वक्त होता है तो सही में पुलिस की टीम जो होती है वहाँ पहुँचती है कानपुर सेंट्रल और वहीं पर जो होता है सुरेश और साथ में हरिया और इधर कर शिवपूजन को एक साथ देखा जाता है। पुलिस की टीम जो होती है तीनों को धर दबोचती है और धर दबोचने लेकर थाने पहुंचती है। शिवपूजन से जैसे पूछताछ किया जाता है अंजलि उर्फ ममता की हत्या के बारे में तुरंत जो होता टूट जाता है। पुलिस के सामने हत्या की जो जुल्म कबूल करता है, जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद तो हर किसी को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना ज़िला पड़ता है बांदा और उसी में ही एक गिरवा कस्बा पड़ता है और उसी कस्बे से जुड़ा हुआ महुआ एक तारा जाना माना गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं पंडित भगवान दास। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब राजवती, लेकिन परिवार में उनकी अपनी एक इकलौती बेटी होती है अंजलि उर्फ ममता, जिसका बचपना काफ़ी तौर तरीके वाला सरल वाला होता है। लेकिन भगवान दास के पास इतनी जमीन नहीं थी कि अपने एक बेटी को तौर तरीके से पढ़ा लिखा सकें। लेकिन पढ़ाई तो करती है, लेकिन समय के हिसाब से जब माहौल में ढलती है तो पढ़ाई छोड़ छाड़ कर इधर जो होती है ममता अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन समय के हिसाब से जब उसको आभास होता है कि हमें अपने पारिवारिक गरीबी स्थिति को ना समझ कर अपनी ज़िंदगी शौक़ से जीना चाहिए, तो अंजलि जो होती अपनी शौक़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब जो होता अपना खूबसूरती का तौर तरीके वाला ठान भान रवैया अपना लेती है। क्योंकि उसे पता होता है खूबसूरती के आगे काफ़ी
काफ़ी युवक भी दीवाने होते हैं, क्योंकि उसको पहले ही आभास हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लड़कों का भी मंडराना शुरू हो चुका है। और इसी वक्त वह दांव खेलती है और काफ़ी लड़कों से अब दोस्ती तो बनाती है, लेकिन किसी को तौर तरीके से अब भाव नहीं देती है। और गाँव में उसकी खूबसूरती के काफ़ी लड़के भी सिर्फ उसके मुँह के सामने तारीफ भी किया करते थे। लेकिन इसी बीच जो होता है, अब पंडित जो इधर भगवान दास होते हैं, उन्हीं का एक अपना दूर का ही पड़ोसी होता है, जिसका नाम होता है अब बांका। और बांका भी एक रईस घराने का होता है। और बांका जो होता है, इधर भगवान दास से दोस्ती करने के नाते जो होता है, बांका भगवान दास के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन भगवान दास के घर की मजबूरियों को जब बांका समझ लेता है, तो अपने आमदनी के आधा ज़्यादा जो हिस्सा होता है, अब भगवान दास के तहत मदद भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भगवान दास बांका के एहसानों तरफ बड़ी जल्दी दब जाते हैं। और भगवान दास के घर में आने की वजह से अब बांका की जो नज़र होता है जाकर अंजलि पर पड़ता है। अंजलि थी बड़ी खूबसूरत, चंचल और बोलने चालने में हाव भाव में कट्टी बट्टी थी, जिसकी वजह से बांका उसके हाव भाव चाल को देखकर उसके तरफ बड़ी जल्दी फिदा हो जाता। और बांका जब कभी घर में पहुंचता और जब भगवान दास की घर मौजूदगी देखता, तो बांका अंजलि से हंसी ठिठोली करना शुरू कर देता। उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे रख देता। अंजलि जो होता अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उस पैसे को स्वीकार कर लेती और उसी शौक़ के अपने सारे शौक़ भी पूरे किया करती थी। और बड़ी जल्दी जो होता बांका अंजलि को अपने मन मोह माया में उलझा लेता। और अंजलि बड़ी जल्दी जो होता बांका के मन मोह माया में उलझ जाती है। और इधर जो होता दोनों के बीच मन में एक प्रेम उमड़ जाता है। हंसी ठिठोली की जो हदें होते हैं वह पार होने लग जाते हैं। और तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है, तो पता चलता है पंडित भगवान दास और उनकी जो पत्नी होती है अब इधर राजवंती, दोनों एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। और बांका जैसे ही घर में घुसता है, घुसने के बाद जो होता है पता पाता अंजलि अपने यहाँ पड़ोसी के यहाँ मौके पर हंसी ठिठोली कर रही है। और बांका वही इशारा मारता अंजलि को। अंजलि समझ जाती है और अपने घर में आती है। घर में आने के बाद अंजलि के साथ ऐसा बांका विश्वास भरी बात करते हैं, जिसकी वजह से अंजलि उसके बातों में आ जाती। आने के बाद अंजलि वहीं सहमति जाती थी और दोनों के बीच जो होता है एक ऐसा रिश्ता बनता है जिस रिश्ते की अंत कोई सीमा नहीं होती है। और दोनों के बीच जो होता है वहीं बेडरूम में अब संबंध पनप जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब यह पंडित भगवान दास के गैर मौजूदगी में खुद जाकर इधर अंजलि के घर में प्रतिदिन चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते लगभग अब कई महीनों का वक्त बीत जाता है। और तभी इन रिश्तों की जानकारी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। लोग तरह तरह की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन जैसे ही अब शाम का वही 4 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त अंजलि की अपनी जो माँ होती है राजवंती अचानक खेत से लौट आती है। और लौट आने के बाद घर में जाती है तो उसके कानों में कुछ खिलखिलाने की आवाज़ आती है। उस खिलखिलाने की आवाज़ को भांप लेती है कि आवाज़ जो होती है हमारी अपनी बेटी अंजलि के दरवाजे के पास जाती, दरवाज़ा खोलती। उसी दरवाजे के अंदर जो होता है बांका और अंजलि दोनों एक ही साथ पति पत्नी के रिश्ते की तरह देखे जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर अब वहाँ जो होती है उसी समय अंजलि मौके पर हक्का बक्का तो रह जाती है, लेकिन इधर राजवंती अपनी बेटी की बेहरम तरीके से पिटाई कर देती है। अब इसकी जो सूचना होता है राजवंती अपने पति और पंडित भगवान दास को। भगवान दास जब पहुँचते अपनी बेटी का तौर तरीके से खोज खबर भी लेते हैं, लेकिन उसी दिन से अपनी बेटी का अब घर से बाहर भी निकलना पूरी तरह से अब बंद करवा देते हैं। लेकिन कुछ दिन जो होता है अंजलि के ऊपर माता पिता को तो पहरा रहता है, लेकिन अंजलि को जैसे आभास होता है कि हमारे पिता जो होते हैं अब मेहनत मजदूरी की वजह से घर से बाहर जरूर निकलेंगे, आभास होने की वजह से अब दोबारा चोरी छुपे जो होता है बांका खुद संपर्क करना अंजलि शुरू कर देता है। फिर रिश्ता यही पनपने लग जाता है। और जब पनपने लग जाता तो इसी बीच अंजलि को आभास हो जाता है कि हमारी जो ज़रूरत है सिर्फ बांका से पूरा होने वाला नहीं है। अब जिसकी वजह से बांका से ना पूरा हो पाना एक अभाव बन जाता है। इसी अभाव के तहत जो था अंजलि अपने सुख के प्राप्ति के लिए अब गांव के कई लड़कों से संपर्क कर लेती है। इसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर शिव पूजन और साथ में हरिया और एक सुरेश हो जाता है। और तीनों से जब हो जाता है जान पहचान बनाती और तीनों मिलकर जो होता एक के बाद एक जो होता मदद करना अंजलि का शुरू कर, जिसकी वजह से अंजलि तीनों को उसी के बदले शारीरिक सुख भी देना शुरू कर देती है। और रिश्ता जो होता है अब इधर बांका और सुरेश और हरिया और साथ में शिव पूजन के साथ चलना शुरू हो जाता है। और चलते चलते जो होता माहौल इस तरह बन जाता अंजलि को स्वाभाविक तौर से बड़ा तरीके से मोह माया में लग जाता है। क्योंकि इधर जो होता है शिव पूजन का अपना करीबी जो दोस्त होता है एक
इधर सुरेश होता है। अब सुरेश जो होता है अंजलि के गांव का पड़ोसी होता है। अब सुरेश जो होता है अपने गांव में उसका ज़्यादा रहना होना नहीं होता है, क्योंकि सुरेश के अपने काफ़ी करीबी जो दोस्त होते हैं इधर शिवपूजन होते हैं और बाका होते हैं, हरिया होते हैं। और हरिया के गांव में इधर जो होता सुरेश का काफ़ी आना जाना होता है। उसी के गांव में जो होता रहकर वह लोगों को जुआ खिलाया करता था, जिसकी वजह से उसे आमदनी हो जाती थी। और इधर सुरेश का काफ़ी लड़कों से दोस्ती हो जाया करता था। और सुरेश को लोग जो होता है इधर अंजलि के गांव के लड़के अब मामा कहकर बुलाया करते थे, अब मान सम्मान भी दिया करते थे। लेकिन जैसे ही अब इधर जाकर शिवपूजन को जाकर बांका के रिश्ते के बारे में जानकारी लगता है तो वह भी मोह में फंसता है। और इधर चारों के साथ जो होता अंजलि खेल खेलना शुरू कर देती। वक्त अब बीतने लग जाता है। अब ऐसे बीतते बीतते लगभग और कई महीनों का वक्त निकल जाता है। और इसी बीच की जो जानकारी होता है पंडित भगवान दास को जब लगता है तो उसी वक्त समझ जाते हैं हमारी बेटी की वजह से हमारे गांव में काफ़ी बदनामी हो रही है। तो उसी बदनामी को दूर करने के लिए अपनी बेटी के लिए अब लड़के की तलाशी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी उन्हीं के हिसाब से अब ठीक जो होता है एक लुक तारा गाँव होता है उसी का रहने वाला होता है अब दिलीप शुक्ला, जो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। लेकिन मौके पर गुजरात में रहकर सूरत में एक साड़ी के कंपनी में अब वह कारीगरी का काम किया करता था। लेकिन जैसे ही भगवान दास को खबर लगता है तो उसी वक्त अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जो होता है अब जाकर दिलीप शुक्ला के पिता से बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों सहमति जता देते हैं। लेकिन इधर जो होता अपने पिता के आगे पूरी तरह से अब अंजलि झुक जाती है, जिसकी वजह से अब जाकर 6 जून साल 2014 में अंजलि की शादी अब दिलीप के साथ हो जाता है। तो तरीके से जाती है अपने घर में, अपने ससुराल में पूरी तरह से अपनी मुँह फैलाती है, खुशियों की तारीफ पाती है और खूबसूरती की वजह से पूरे घर में तौ तरीके से रहने लग जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता तो अंजलि के सामने उसका जो अपना पति होता है इधर दिलीप बड़ा ही कमज़ोर दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से अंजलि को आभास हो जाता है कि काश हमारे चारों यार दोस्त होते हैं तो उनके साथ हमारे सारे हर्षते पूर्ण होते हैं। जिसकी वजह से अंजलि ठान लेती है। और जैसे ही अब 4 महीने का वक्त बीतता है तो अंजलि जो होती है अपने ही मायके अपने पिता के साथ आ जाती है। और जब आती है तो उसी माहौल में ढलने के लिए दोबारा कोशिश करती है। तो उसकी मुलाकात जाकर अब शिवपूजन से हो जाता है। और शिवपूजन जब पहली नज़र में देखता करने लग जाता है कि अंजलि तुम्हारे अंदर अभी भी कोई कमी नहीं दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि तुम अभी भी कुमारी इस ज़िंदगी को जी रही हो। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी भले हो गई हो, लेकिन हम चाहते हैं तुम हमारे साथ अब चलो हमारे शहर में और हम तुम्हें लेकर तो तरीके से वहाँ रानी बना कर रहेंगे, क्योंकि हमारा अपना नौकरी भी है और हमारे पास एक कार भी है और हमारे पास तुम्हारे घुमाने के लिए टाइम भी निकल रहा। अंजलि को वहाँ रहकर जो होता है अब इधर काफ़ी तौर तरीके वाला सपना जो होता है अब दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अंजलि समझ जाती है शिवपूजन ही हमारी ज़िंदगी को संवार सकता है। अब वहीं अंजलि समझ जाती है। समझने के बाद तुरंत कहती है शिवपूजन हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हमें घूमने खिलाने और पिलाने में कोई कसर मत छोड़ना। शिवपूजन यकीन दिलाता है, भरोसा दिलवाता है। और दिलाने के बाद ठीक जो होता है जैसे ही अब 22 जनवरी अब साल 2015 का वक्त होता है तो उसी वक्त शिवपूजन फ़ोन कर देता अंजलि को। अंजलि चोरी छुप अपने घर से निकल जाती है। निकलने के बाद शिवपूजन के साथ जो होता है एक बस में बैठती है और बस में बैठने के बाद सीधा का सीधा अब कानपुर पहुंच जाती है, क्योंकि शिवपूजन जो होता है जो कानपुर रोड पड़ता है उसी रोड पर ही एक होटल होता है। उसी होटल के मालिक होते हैं अब इधर अजय गुप्ता। अजय गुप्ता का जो होटल है मौके पर 1 साल पहले वहाँ रोड बनने की वजह से अब बंद हो चुका होता है। लेकिन शिवपूजन का जो होता अजय गुप्ता से पहचान होने के नाते जो होता भरोसा दिलाते हुए अब इधर अंजलि को लेकर सीधा का सीधा अजय गुप्ता के पास पहुंचता है। और जब पहुंचता अजय गुप्ता से कहने लग जाता है कि हमने अंजलि से प्रेम विवाह किया हुआ है और हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं और आप हमें नौकरी दिलवा दीजिएगा। काफ़ी सारे भरोसा जो होता है इधर शिवपूजन अजय गुप्ता को दिलवाता है। अजय गुप्ता जो होते हैं उसी समय कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम जो नौबस्ता के ही जो योगेंद्र बिहार पड़ता वहाँ हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें कमरा दिला देंगे। यह बात जैसे ही शिवपूजन सुनता सही में अंजलि को साथ लेता है, योगेंद्र बिहार नौबस्ता के चला जाता है और वहाँ जाकर जो होता है संपर्क करता है उनसे जिनसे बात हुआ था और वहाँ लेकर अब कमरा रहकर रहना शुरू कर देता है। और रहते रहते जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है तो अंजलि को बड़ा तेज दिल का धक्का लगता है। पता चलता है यहाँ तो आने के बाद शिवपूजन के हाथ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना उसके पास अपना खुद का कार है, ना उसके पास खुद का अपना मकान है, ना उसके पास नौकरी है। आखिर हमें लाकर शिवपूजन ने कहाँ पटक दिया है। यही सब सोच साच कर वहाँ पर
पूरी रात जो होती है इधर अंजलि सो नहीं पाती है और ठान लेती अब हमें जो होता है दोबारा अपने ही ससुराल जाना चाहिए। और यही सब सोच साज कर शिव पूजन के सामने जो होता है अपने ससुराल अब जाने की जिद जो होती है वहीं पर अंजलि करना शुरू कर देती है। और जब इधर अंजलि करना शुरू कर देती है तो अंजलि के सामने शिव पूजन जब पड़ता है तो वह तौर तरीके वाली बात अंजलि उसके सामने करने लग जाती है। अंजलि कह देती है कि हम तुम्हें अब इस मोह माया की वजह से जेल में पहुंचा देंगे। यह बात सुनकर वहाँ पूरी तरह से इधर अंजलि की बात सुनकर शिवपूजन डर जाता और शिवपूजन उसी वक्त अपने दोस्त हरिया और साथ में सुरेश को फ़ोन कर देता है और दोनों को बुला लेता है। और लेकिन सुरेश जैसे पहुंचता उसी वक्त अब भांजी का रिश्ता निभाना शुरू कर देता है और जैसे पहुंचता है अंजलि के पास तो अंजलि का सपोर्ट करने लग जाता है, भरोसा दिलाता है। और इसी भरोसे के बीच जो होता है सुरेश कैसे न तैसे कर अंजलि के अपने करीब ले लेता है, अंजलि को कमरे में ले जाता है, बुलाते फुसलाते हुए उसके साथ अपनी सारी हरकतें पूरी कर लेता है। लेकिन इसी बीच शिवपूजन और हरिया भी अपनी सहमति जताने के लिए अंजलि के पास पहुंचते अपनी मोह माया में लेते उसके साथ भी एक कमरे में तीनों मिलकर रिश्ते को तौर तरीके से अंजाम देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें तौर तरीके से अब जो होता है तुम्हारे ससुराल भेज दिया जाएगा। वहाँ अंजलि को यकीन हो जाता है। लेकिन अंजलि के साथ जो होता तीनों मिलकर कई दिनों तक अपनी मन मुरादें पूरा अपने हिसाब से करना शुरू कर देते। लेकिन अंजलि समझ जाती है हमें यहाँ निकलना बहुत ज़रूरी है और अंजलि जो होता वहीं मिलकर अब तीनों को धमकी देना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही अब 3 दिन का वक्त बीतता घटना से मात्र 2 दिन पहले जो होता है इस बीच की जानकारी आकर अजय गुप्ता को लग जाता है कि आखिर जो होता आजकल शिवपूजन और इधर इस युवती के बीच झगड़े तकरार हो रहे हैं, हमें वह कमरा खाली करवा देना चाहिए। और इधर शिवपूजन की बात की जानकारी लगने के बाद अजय गुप्ता अपने बेटे शिवम को सारी बात बताते हैं। शिवम जो होता है अब पहुंचता है अपने रिश्तेदार के यहाँ और उनसे संपर्क करता है और इधर कमरा कराने की मांग करता है। लेकिन रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। अंजलि का जो निगाह होता है अब जाकर शिवम गुप्ता के पास पहुंच जाता है और शिवम गुप्ता को अपने इशारों पर मारती है और छत पर ले जाती है और वहाँ एक एक बात की जानकारी देना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि हमें डर है कहीं हमारे साथ कुछ तीनों मिलकर कहीं अनहोनी ना कर दे। इसी अनहोनी को शंका बस जो होता है अब इधर शिवम अपना मोबाइल नंबर जो होता है एक पेन से दाहिने हाथ पर अंजलि के लिख देता है और वहाँ से अंजलि को यकीन दिलाता जब तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो कॉल कर देना। अंजलि सारी बात वहीं सहमति जता देती है। लेकिन जैसे ही अब इधर अब 25 जनवरी अब साल 2015 का ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त शिवपूजन और इधर अंजलि के बीच उसी बात को लेकर झगड़े तरा शुरू हो जाते हैं। धमकियां देना इधर अंजलि शुरू कर देती है। शिवपूजन डर जाता है और जाकर इस बात की जानकारी हरिया और साथ में रमेश को दे देता है और जब रमेश और साथ में हरिया को लग जाता तीनों मिलकर एक बड़ा ही खतरनाक प्लान। उसी प्लान के तहत जो होता है अब इधर एक बस में अंजलि को लेकर बैठ जाते हैं, वहाँ को दूर जाते हैं और जाने के बाद जो होता है एक प्लेटफार्म के जरिए वहाँ से सीधे गोविंदपुर प्लेटफार्म की तरफ चल पड़ते हैं। और जब चल पड़ते हैं तो अचानक अब इधर जो होता इधर शिवपूजन और साथ में अंजलि के बीच रास्ते में इतने झगड़े तगड़ हो जाते हैं कि वहीं पर शिवपूजन और रमेश है और साथ में इधर हरिया को इशारा मारते, इशारा समझते ही तीनों एक के बाद एक अंजलि के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से अंजलि का वहीं बेरहम तरीके से साल फूलने की वजह से अब मौत हो जाती है। अब बॉडी को लेने के बाद प्लेटफार्म नंबर 2 पर वहीं डंप कर देते हैं कि अब ट्रेन आएगी, सारे मामले यहीं दुर्घटनाग्रस्त लगेंगे। वहाँ से तुरंत जो होता तीनों के तीनों अपना इरादा बदलते हुए अंजलि का मोबाइल नंबर और साथ में उसके कुछ सामान और गहने अपने कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद वहाँ से अब निकल पड़ते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर इनकी दिनों की तलाशी तो करती, लेकिन तब तक पता चलता है कि इधर जो होता है शिवपूजन अंजलि के कुछ गहने भेजने के लिए जो होता है अब वहाँ कानपुर में दोनों को बुलाया हुआ था। और तभी पुलिस फ़ोन कर देती है और पुलिस फ़ोन करने के बाद एक लालसाबाज जानकारी जाकर शिवपूजन को लग जाता है कि हमें नौकरी मिले। उसी नौकरी की वजह से प्लेटफार्म पे अपने दोनों दोस्तों को लेकर पहुंचता पुलिस की टीम, वहीं से तीनों कस्टमर लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर शिवपूजन हरिया और साथ में रमेश के तरफ आता, पुलिस की टीम पूरी तरह से और दंग सराज पुलिस की टीम तीनों को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।